सर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों राजस्थान के मंदिर। राजस्थान में विभिन्न जो मंदिर हैं उनका अपने जिक्र करेंगे और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन से मंदिर जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उन सब का अपने जिक्र करेंगे साथियों। चलिए, सबसे पहले आपको ये चीज पता होगी कि मंदिर का निर्माण अलग अलग शैलियों के अंतर्गत किया जाता है, एक विशेष तरीके से किया जाता है, एक पैटर्न होता है जिसे अपने शैली कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में। उससे पहले साथियों हम ये जिक्र करेंगे कि मंदिर जो शब्द है, इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मंदिर का सबसे पहले उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, तो आप ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण नामक अपने ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, सबसे पहले मंदिर जो निर्माण है इसके बारे में, सबसे पहले मंदिर का निर्माण कब किया गया, तो इसका हमें पता लगता है कब, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत सबसे पहले मंदिर का निर्माण किया गया। और ध्यान रखना, मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल जो है वो कब का समय माना जाता है, तो ध्यान रखिए कब का समय माना जाता है, गुप्त काल का। यानी क्या पढ़ा, मंदिर का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और निर्माण सबसे पहले मौर्योत्तर काल में किया गया, और इसका स्वर्ण काल है वो कौन सा काल माना जाता है, गुप्त काल है वो माना जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं। देखिएगा, मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो तीन रहती हैं साथियों। कितनी रहती हैं? तीन। कौन कौन सी है? तो फर्स्ट शैली जो है साथियों वो रहती है, कौन सी शैली? नागर शैली। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, दूसरी कौन सी है? द्रविड़ शैली है। और तीसरी रहती है वो कौन सी रहती है? बेसर शैली। देखिए, नागर शैली उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित है वो कौन सी रहती है? नागर शैली रहती है, यानी कि उत्तर भारत में। और द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली है। और ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों शैलियों का मिश्रण वो बेसर शैली है। और आपको क्लियर करना है कि वो कहां प्रचलित है, मध्य भारत में। उत्तर में नागर है, दक्षिण में द्रविड़ है, और दोनों के बीच में यानी कि मध्य भारत में बेसर शैली है, जो कि इन दोनों शैलियों का क्या है, मिश्रण है साथियों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में विशेष बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों, क्या चीज है कि नागर शैली जो है ना, इसको पर्सी ब्राउन के द्वारा, किसके द्वारा? पर्सी ब्राउन के द्वारा क्या कहा गया? आर्य शैली कहा गया। तो आप ये कहेंगे कि सर इन शैलियों में फर्क क्या है, क्या चीज होती है? तो आप क्लियर करना कि जो भारत की जो शैली रहती है, यानी कि जो नागर शैली है, उसमें क्या कुछ होता है उसका अपने जिक्र करते हैं। देखिएगा, उत्तर भारत की जो नागर शैली है, इसमें क्या होता है कि मंदिर जो होता है कुछ इस प्रकार से, है ना। और ध्यान रखना, ये मंदिर का एक क्या रहता है, प्रवेश द्वार। पहली बात, एक एक विशेषता के बारे में जिक्र करेंगे। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आकृति बनाई जाती है। और आप क्लियर करना, यदि अपने बात करें तो उसके ऊपर इस तरीके से होगा, और बिल्कुल ऊपर में क्या होगा, शीर्ष होगा। यानी कि इस तरीके से क्या रहता है मंदिर। अपने को नीचे किस प्रकार का मंदिर है, कौन से पार्ट होते हैं, ये भी अपने को देखने को मिल रहा है। देखो क्या चीज बातें रहती है। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि जो नागर शैली के मंदिर होते हैं उनमें प्रवेश जो द्वार है, प्रवेश जो द्वार है ना, वो एक ही होता है साथियों। क्या होता है? एक ही होता है। पहली बात आपको अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बिल्कुल उषा जी, नमस्कार। चलो अपने आज मस्त सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। मंदिर के बारे में, उसके बारे में जिक्र करते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना हाथों हाथ। देखो क्या है, अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में, नागर शैली के बारे में। ठीक है। कौन से? उत्तर भारत की। पहली बात जो विशेष बात है वो क्या ध्यान रखोगे कि इस शैली में जो प्रवेश द्वार होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। ओके। उसके बाद में ध्यान रखना, जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है गर्भगृह।
क्या बोला जाता है, गर्भगृह के नाम से जाना जाता है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो उसके बाद में आगे अपने बात करते हैं। उसमें बाद में देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये किस नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है आमलक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आमलक के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। यानी कि मंदिर है, मंदिर के ऊपर का थोड़ा संकरा पार्ट आ गया, उसे हमने क्या कहा, आमलक के नाम से जाना साथियों, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद में आपको थोड़ा और संकरा पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। यानी कि बिल्कुल इस तरीके से ऐसे गोल पार्ट होता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे गुबंद बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, गुबंद बोला जाता है। यानी कि पहले संकरा पार्ट आया है ना, उसको आमलक बोला, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से पार्ट आया, गोल पार्ट आ जाता है, उसे क्या बोल दिया जाता है, गुबंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुबंद के ऊपर बिल्कुल हाइट लिए हुए ये वाला पार्ट, ये होता है कलश। क्या होता है, कलश होता है। और बिल्कुल लास्ट में वो क्या होता है, शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष होता है। यानी कि देखो सिंपल सी पार्ट है, जैसे ये मंदिर दिख रहा है तो ये वाला पार्ट ये आमलक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये वाला गुबंद, उसके बाद में कलश, और बिल्कुल लास्ट में ध्वज या शीर्ष होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ओके। और ये क्लियर करना, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनका प्रवेश द्वार एक ही होता है। और राजस्थान के जो अधिकांश मंदिर हैं वो किस शैली के अंतर्गत बने हुए हैं, नागर शैली में ही बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज हमें अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और नागर शैली को जो पर्सी ब्राउन है उन्होंने क्या कहा, आर्य शैली कहा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे का हम देखते हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं, है ना। देखो नेक्स्ट नागर शैली के आगे क्या है, प्रकार। देखो आप ये कहेंगे कि सर चलो हमने नागर के बारे में आपने बता दिया, प्रकार आप हमें बता रहे हो, तो द्रविड़ शैली में क्या होता है, बेशर तो दोनों का क्या रहता है, मिश्रण रहता है। तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत क्या होता है, ये आप हमें थोड़ा सा बता दो। तो देखो द्रविड़ शैली में क्या होता है, पिरामिड टाइप होता है। यानी कि अपने बात करें कि उसमें जो मंदिर होगा ना, मंदिर का जो ऊपरी पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे हाइट करते हुए, ऐसे बिल्कुल ये जो विशेषता इस तरीके का जो शीर्ष होगा पिरामिड टाइप, वो किसके अंतर्गत होगा, द्रविड़ में, ठीक है। और अपने वाले में जो राजस्थान में है, नागर में अधिकांश जो है उनमें क्या होता है, गुबंद पाया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में ऊपर ऊपर क्या होता है, ऊपर ऊपर कलश होता है ना। और ये क्या होता है, पिरामिड नुमा होता है। क्या होता है, पिरामिड नुमा होता है। ये किस में रहता है, ये द्रविड़ में रहता है। कौन सी शैली रहती है, ये द्रविड़ शैली रहती है साथियों, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और आप ये चीज क्लियर करेंगे, जैसे नागर में एक ही प्रवेश द्वार होता है, इसमें जो प्रवेश द्वार होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। इसमें जो प्रवेश द्वार होते हैं वो क्या होते हैं, एक से ज्यादा। यानी कि प्रवेश द्वार जो होते हैं, प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार जो होते हैं वो अनेक होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। और जिन्हें क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसे क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके याद रहेगी, ठीक है। क्या चीज बात की, देखो दोबारा बता देता हूँ क्या चीज है। हम बात कर रहे हैं मंदिर निर्माण की शैली। एक शैली कौन सी है, जो है नागर शैली। और दूसरी कौन सी रहती है, द्रविड़। नागर कहाँ पे, उत्तर भारत के अंतर्गत, द्रविड़ कहाँ पे, दक्षिण भारत में। दोनों में अंतर क्या है, ये देखो। जो नागर शैली है इसमें प्रवेश द्वार क्या होता है, एक ही होता है। एक बात क्लियर करना, इसमें क्या होगा कि मंदिर है जहां पे मूर्ति की स्थापना की गई है उसे गर्भगृह, इसका प्रवेश द्वार एक ही। तो इसके ऊपर पहले इस तरीके से पार्ट होगा जिसे क्या कहा जाएगा, आमलक, ओके। और उसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से पार्ट होगा जिसे क्या कहा जाएगा, गुबंद। इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे पार्ट होगा जिसे कलश। और बिल्कुल लास्ट में क्या होगा, शीर्ष होगा साथियों। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने बात की द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली में क्या होता है, पीर पिरामिड नुमा होता है शीर्ष, ये हमें क्लियर करना है। उसके ऊपर क्या होगा, कलश होगा। और प्रवेश द्वार जो होंगे वो क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, अनेक होंगे। और प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ये द्रविड़ शैली है। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये चीज ध्यान रखना, बेशर शैली जो है मध्य भारत की है, जो इन दोनों शैलियों का क्या रहती है, मिश्रण रहती है साथियों, ठीक है। चलो आप ये भी ध्यान रखना,
नागर शैली जिसमें अधिकांश राजस्थान के मंदिर बने हुए हैं और इस जो शैली को पर्सी ब्राउन ने आर्य शैली के नाम से जाना था। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो नागर शैली के आगे प्रकार, नागर शैली में मंदिर निर्माण में आगे क्या रहता है देखिएगा। फर्स्ट शैली रहती है एकायतन शैली। यदि नागर शैली में बना हुआ मंदिर जिस देवता को समर्पित है और उसी देवता की मूर्ति है, यानी कि एक ही देवता की यदि उसमें मूर्ति स्थापित की गई है, तो ऐसा जो मंदिर कहलाएगा वो किस नाम से, किस शैली में बना हुआ होगा? एकायतन शैली में बना हुआ कहलाएगा। उसके बाद में पंचायतन, यानी कि मंदिर के अंतर्गत क्या होता है, 5 मंदिर होते हैं, है ना? 5 मंदिरों का क्या कहा जा सकता है? समूह होता है, 5 मंदिर हैं उसमें, ठीक है? अब देखो कौन-कौन से होंगे पंचायतन शैली, तो उसमें देखो मोस्टली कौन-कौन से मंदिर होते हैं? आप कहोगे 5 तो मतलब सर 5 कौन-कौन से? तो आप क्लियर करना, एक तो विष्णु, उसके बाद में शिव, गणेश जी, सूर्य, शक्ति के मंदिर होते हैं ना? तो पंचायतन में कितने मंदिरों का समूह कहा जा सकता है? 5 का समूह कहा जा सकता है। देखो महत्वपूर्ण, हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर कौन-कौन से हैं, तो आपको एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है? चलो देखिएगा। देखिए मंदिर रहता है हरिहर विष्णु मंदिर, जो कि कहाँ पे है? ओसिया में। कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है? अच्छे से याद रखना। फिर है जगदीश जी का मंदिर, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। कौन सी शैली में बना है? पंचायतन शैली में। उसके बाद में बुद्धादीत सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोटा में है, ये भी पंचायतन शैली में। और सास बहू का मंदिर जिसे अपने सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं, नागदा वाला, ये भी किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन में। पंचायतन में कौन कौन से हो गए? हरिहर, जगदीश, बुडादीत और कौन सा रहता है? सहस्त्रबाहु मंदिर रहता है। ठीक है साथियों, ये आपको याद करना है। उसके बाद में एक शैली होती है भूमिज शैली, यानी कि एकायतन एक, पंचायतन 5 और भूमिज शैली। देखो ऐसा मंदिर जिसके चारों ओर परिक्रमा पथ नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है? तो देखो क्लियर क्या अपने करते हैं। वैसे देखो ये मंदिर मैंने समझाई, तो इस मंदिर के चारों ओर परिक्रमणा करने के लिए क्या होती है? परिक्रमण पथ होता है, ठीक है? ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ मंदिरों में ये परिक्रमण या चक्कर लगाने के लिए, देसी भाषा में बोलूं तो आपको भूमि शैली जब अपने पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर करना है कि ऐसा मंदिर जिसके चारों ओर जो परिक्रमा पथ है ना, परिक्रमा पथ न हो, या उसे ऐसे कहा जाता है कि परिक्रमा जो की जाती है मंदिर की, वो खुली छत के खुली छत में की जाती है, यानी कि उसमें छत नहीं होती है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मंदिर के अंदर परिक्रमा के लिए पथ नहीं बना होता, उसके चारों ओर वैसे ही अपने परिक्रमा करते हैं। इस तरीके का जो मंदिर होता है, जो आसमान के नीचे या छत नहीं होती, वैसे परिक्रमा अपने करते हैं, ठीक है, मंदिर की, तो उसे क्या कहते हैं? भूमि शैली। यानी कि देखो ऐसा मंदिर जिसके परिक्रमा पथ पर छत न हो, है? उसे क्या कहा जाता है? भूमि शैली का कहा जाता है। और भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा रहता है? ध्यान रखना, वो रहता है सेवाड़ी का जैन मंदिर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेवाड़ी का जैन मंदिर। और सेवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ है साथियों? पाली में है। कहाँ है? पाली में। ध्यान रखना एक एक चीज को, कौन सी शैली का कौन सा मंदिर है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है? तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा रहता है? शेवाड़ी का जैन मंदिर रहता है, जो कि पाली में है, ठीक है? इसके अलावा देखिएगा कौन से रहते हैं? महानालेश्वर मंदिर रहता है मैनालवाड़ा, और उंडकेश्वर मंदिर है, ये दोनों मंदिर भूमिज शैली में ही बने हुए हैं, ठीक है? ध्यान रखना साथियों। निर्लेप जी नमस्कार। चलिए अपने आगे बात करते हैं, ठीक है? उसके बाद में रहती है गुर्जर प्रतिहार शैली, यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया, उसे हम किस नाम से जानते हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसका जो समय रहता है, यानी कि इस शैली में जो मंदिरों का निर्माण किया गया, वो 8वीं से 12वीं सदी में किया गया। तो हम बात करेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिरों के बारे में। तो हमें ध्यान रखना है कौन से मंदिर हैं, ठीक है? देखिएगा कौन से मंदिर है, तो आप ध्यान रखना, पिपाड़,
बुचकला और ओसिया के मंदिर। कहाँ कहाँ के? पिपाड, बुचकला और ओसिया के मंदिर। और ये जो मंदिर है ये कहाँ रहते हैं? जोधपुर ग्रामीण में, है ना। पहले अपने सीधा जोधपुर पढ़ते थे, अब आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है। उसके बाद में देखिए राजौरगढ़ के मंदिर, ये कहाँ पे है? अलवर में। कौन सी शैली में है ये? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आबानेरी के मंदिर, ये भी कहाँ पे रहते हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में है, और आबानेरी दूसा में, ठीक है। बीनमाल, बीनमाल जालोर में, ठीक है। मेड़ता के मंदिर जो कि नागौर में, और हर्षनाथ जी का मंदिर जो कि कहाँ पे है? सीकर में। ये सारे मंदिर कौन सी शैली में है? गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद द्रविड़ शैली जिक्र कर चुके हैं, दक्षिण भारत पे ऊपर से पिरामिड नुमा होता है, ऊपर कलश होता है। और द्रविड़ शैली के एग्जाम्पल कौन से हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मंदिर रहता है कौन सा? रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है। और ध्यान रखिएगा, यह है राजस्थान का द्रविड़ शैली में सबसे बड़ा और प्रथम मंदिर है ना। हमसे पूछा जाए द्रविड़ शैली में राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मंदिर बना था, तो कौन सा बना था? रंगनाथ जी का मंदिर द्रविड़ शैली में, ठीक है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी का मंदिर, ठीक है। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? सुजानगढ़ में है। कहाँ पे है? सुजानगढ़ में। और ये भी किस शैली से बना हुआ है? द्रविड़ शैली से बना हुआ है। याद रख लोगे ना। कुछ गुर्जर प्रतिहार वाले कौन से हैं, अपने को यही फोकस करना है। और द्रविड़ शैली वाले कौन से हैं, हमें अच्छे से ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो नेक्स्ट रहते हैं बेसर शैली। तो बेसर देखो क्या थी? मध्य भारत वाली। अब ये क्लियर करना, इसे चालुक्य या सोलंकी शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कब की है? ये 11वीं से 13वीं सदी के समय है ना। और ये क्लियर करना, ये नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का क्या है? मिश्रण है। ओके। और बेसर शैली में बने हुए राजस्थान में मंदिर कौन से हैं? तो ध्यान रखना, देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, और सचियाई माता का मंदिर जो कि कहां पे है? ओशिया में। और ओशिया कहां है? जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है। तो बेसर शैली में देलवाड़ा के जैन मंदिर ध्यान रखिएगा, और सचियाई माता का मंदिर है वो आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अब अलग अलग मंदिरों के बारे में जिक्र करेंगे। अब बहुत से मंदिर है ना, हम विशेष जो मंदिर हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में अपने पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? रावण मंदिर से। अच्छे से पढ़ना साथियों ना। रावण मंदिर जो है वो कहां पे है? क्लियर करना, रावण मंदिर कहां पे है? मंडोर में। और मंडोर कहां पे है? जोधपुर ग्रामीण में है। रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में, मंडोर में, और मंडोर जोधपुर ग्रामीण में ना। आपको पता होगा रावण की पत्नी कौन सी थी? पत्नी मंदोदरी। हाँ, वो कहां से थी? मंडोर से। और यहीं पर जो मंदिर बना हुआ है रावण मंदिर, ठीक है। अब ये क्लियर करना कि मंडोर वाला जो रावण मंदिर है यह उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर रहता है ना। उसके बाद में आपको क्लियर करना है कि जो रावण जी है इनका जो मूल वंश रहता है, यानी कि किस वंश से थे, तो आप क्लियर करेंगे ये मुदगल ब्राह्मण थे। क्या थे? मुदगल वंशीय ब्राह्मण थे, ठीक है, ये क्लियर करना। और रावण की पूजा करने वाली जो जाति रहती है वो श्रीमांती ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं? श्रीमांती ब्राह्मण रहते हैं साथियों। ये बातें हमें याद करनी है। रावण मंदिर कहां पे? मंडोर जोधपुर ग्रामीण में। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। और इसका रावण जी का मूल वंश जो रहता है वो मुदगल ब्राह्मण थे। और इनकी पूजा करने वाली जाति श्रीमांती ब्राह्मण रहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है विभीषण मंदिर। कौन सा मंदिर? रावण का जिक्र हुआ तो साथ साथ में किसका जिक्र होगा? विभीषण मंदिर, है ना। तो याद कीजिएगा, विभीषण मंदिर कहां पे है? कैथून कोटा में है। रावण मंदिर कहां पे? मंडोर में। कहां पे? मंडोर में। मंदोदरी मंडोर की थी, अपनों ने जिक्र किया था। और वो रावण की क्या है? पत्नी है। तो इनको मतलब के हो कि मंडोर में रावण को के हो सास रहो, ठीक है।
तो वहां पे इसका मंदिर बना जाता है। सासरम तो भी यही पूजा हुए था ठाई है ना, कि जो ऐसा कठे रूस ना जाए तो भी तेरिया बठे पूजा लो सिस्टम है, ठीक है। ध्यान रखियो, बठे मंदिर बनेड़ो है। चलो, अपने रावण का जिक्र हुआ तो उसके साथ जिक्र होगा विभीषण मंदिर। वो कहाँ है कैथुन कोटा में, और यह भी देश का एकमात्र विभीषण मंदिर रहता है साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर कहां पे है? पुष्कर अजमेर में। इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में। तो ये चीज क्लियर करनी है, याद रखना है कि यह विश्व का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कौन सा रहता है? तो वो पुष्कर अजमेर वाला। अब ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है ना, चतुर्मुखी मूर्ति है। और ध्यान रखिएगा, इस मंदिर को 4 जून 2005 को राष्ट्रीय जो महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, याद रखेंगे आप, ठीक है। आप अब कहेंगे इसके अलावा ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है? आसोतरा में भी है। कहाँ पे है? आसोतरा में भी है। और उसके अलावा ध्यान रखना कहाँ पे है? छींच में भी है। अब आप ये कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है, तो आप ये कह रहे हो कि आसोतरा में भी ब्रह्मा मंदिर है और छींच में भी ब्रह्मा मंदिर है। इसका रीजन क्या है, आप स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रखना कि देखो, कुछ धीरे धीरे अपने कुछ बातें समझ में आएंगी। जैसे देखो, आपको एक बात क्लियर कर लेनी है कि विश्व में एकमात्र जगह है पुष्कर ही है जहां पर ब्रह्मा जी की विधि विधान से क्या की जाती है? पूजा है वो की जाती है, ठीक है। एक बात आपको क्लियर कर लेनी है, इसीलिए उसे एकमात्र मंदिर है वो माना जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो, ये बात क्लियर। अब आसोतरा वाले में क्या सिस्टम है? तो वहीं पूजा होती है, इसीलिए उसे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर माना जाता है। अब आसोतरा वाले की बात करते हैं। देखो, अब आपको क्लियर करना है कि आसोतरा वाला मंदिर जो है वो कहाँ पे है? बालोतरा में है ना। अब आपको बाड़मेर नहीं कहना है, आसोतरा कहाँ है? बालोतरा में है। और आसोतरा वाले मंदिर का निर्माण 1984 में किसके द्वारा? खेताराम ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया था साथियों। अब ये क्लियर करना कि जैसे पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है, वैसे ही आसोतरा में ब्रह्मा और सावित्री का मंदिर है। यानी कि ब्रह्मा के साथ साथ सावित्री जी की भी मूर्ति है ना। और ब्रह्मा और सावित्री का यह देश का एकमात्र मंदिर रहता है। तो क्लियर हो जाएगा, चतुर्मुखी मूर्ति पुष्कर में है, ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति आसोतरा में है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है छींच में। देखिएगा, छींच में भी क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। और यहां पर ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? आदमकद। और ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला यह देश का क्या रहता है? एकमात्र मंदिर रहता है साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, छींच एक अपने बात करते हैं, छींच एक क्या है? माता भी है। और छींच माता का मंदिर कहाँ पे रहता है? तो आप क्लियर कीजिएगा, याद रखिएगा, वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। छींच माता का मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। तो आप क्लियर करना उसके साथ साथ, छींक माता एक है। तो छींक माता का मंदिर कहाँ पे है? तिरपोलिया बाजार जयपुर में है, ठीक है। छींच माता बांसवाड़ा में, तो छींक माता जयपुर में। ओके, इसके साथ साथ एक हिचकी माता और है, क्योंकि छींक को जिक्र आ गया हो तो हिचकी को जिक्र जरूरी है। तो हिचकी माता कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है साथियों? उदयपुर में है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा ना। पुष्कर में एकमात्र विश्व का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहीं पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है ना। और वहां पे चतुर्मुखी मूर्ति रहती है। आसोतरा में ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी है, और छींच में आदमकद मूर्ति रहती है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में चौथा मंदिर रहता है महावीर जी का मंदिर। ठीक है, महावीर जी का जो मंदिर है यह कहाँ पे है? तो महावीर जी का मंदिर हिंडौन सिटी कहाँ पे है? करौली में है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? तो गंभीर नदी के किनारे है। और महावीर जी का जो मेला बढ़ता है वे चैत्र शुक्ल 13 को बढ़ता है। अब ये ध्यान रखना, महावीर जी वाला जो ये मेला है यह जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है। जैन समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है? महावीर जी के मेले को माना जाता है। ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ महावीर जी की सवारी निकाली जाती है, यानी कि रथ यात्रा निकाली जाती है। और इस रथ का जो सारथी होता है ना साथियों, वो हिंडौन सिटी का उप जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? उप जिला कलेक्टर होता है। तो महावीर जी की सवारी जो है वो कहाँ निकाली जाती है? तो करौली हिंडौन सिटी में। और इस सवारी यानी कि रथ यात्रा, इसका सारथी जो होता है वो हिंडौन सिटी का वो उप कलेक्टर होता है साथियों, याद रख लेंगे। बिल्कुल उषा जी, धन्यवाद। चलो देखो आगे बात करते हैं। अब ये क्लियर करना, लठमार जो होली है वो भी महावीर जी की होली है ना? लठमार होली है, अपने साथ ही पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी है? महावीर जी की होली है। और ध्यान रखना, लठमार होली जो संबंधित है वो ब्रज होली से संबंधित रहती है साथियों। ठीक है, ये सारी बातें हमें याद करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने। नेक्स्ट देखिएगा ऋषभ देव जी का मंदिर। ठीक है, ऋषभ देव जी का मंदिर कहां पे है? दुलेव में है, और दुलेव उदयपुर में। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये कौन सी नदी? कोयलड़ी नदी के किनारे है। और ध्यान रखना, इस मंदिर में लगभग 1100 खंबे हैं। और यह जैन समाज का सबसे बड़ा मंदिर है ना? सबसे बड़ा मेला तो महावीर जी वाला, हिंडौन सिटी वाला। और सबसे बड़ा मंदिर वो राजस्थान में कौन सा है? जैन समाज का ऋषभ देव जी का मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे जो मेला बढ़ता है ऋषभ देव जी वाला, वो कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण 8 और 9 को। और इस मंदिर के पुजारी जो हैं वो जैन और भील हैं। अब ये ध्यान रखना, ऋषभ जी हैं, उनको केसर चढ़ाया जाता है ना? तो केसर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे केसरिया नाथ जी के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर इनकी जो मूर्ति है वो काले रंग की है, इसलिए इन्हें काला जी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको चढ़ाए हुए केसर का पानी पीकर जो भील जाती है वो कभी झूठ नहीं बोलती है साथियों, ध्यान रख लेंगे। देखो क्या बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं साथियों। क्या पढ़ा? ऋषभ देव जी का मंदिर दुलेव उदयपुर में। कौन सी नदी? कोयलड़ी नदी। ठीक है, कितने खंबे? 1100 खंबे या स्तंभ। जैन समाज का सबसे बड़ा मंदिर है। ओके, मेला महावीर जी हिंडौन सिटी वाला, मंदिर कौन सा? ऋषभ देव जी वाला। ओके, मेला जो बढ़ता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी या नवमी को। यहाँ पे जो पुजारी है वो जैन और भील है। इन्हें केसरिया नाथ जी केसर चढ़ाने के कारण और काले रंग की मूर्ति के कारण काला जी कहा जाता है साथियों। चलो नेक्स्ट मंदिर रहता है, वो है जी सास बहू या सहस्त्र बाहु का मंदिर। कहाँ पे है? नागदा उदयपुर में है। और अपने ने पढ़ा था कि ये पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है, ये क्लियर करेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। ठीक है, जगदीश मंदिर उदयपुर में पिछोला झील। ठीक है, पिछोला झील है, अच्छे से ध्यान रखना। पिछोली झील नहीं है, पिछोला झील है ना। चलो, अब जगदीश मंदिर, जग से जगत सिंह, जगदीश जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया साथियों। ठीक है, और अच्छे से क्लियर करना कि यह जो मंदिर है वो सपने से निर्मित मंदिर है ना? तो वही सपने में आदेश दिया गया कि इस तरीके का मंदिर बनाए, वहां से मूर्ति स्थापित करें, लाएं, और वो सब बातें ना। तो सपने से निर्मित मंदिर कौन सा कहलाएगा? जगदीश मंदिर। कौन सी शैली में है? ये भी पंचायतन शैली में है। और ध्यान रखना, इस मंदिर के जो डिजाइनर थे ना, डिजाइनर थे
वो अर्जुन, मुकुंद और भाना को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, बारडोली के शिव मंदिर, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। यदि हमसे कहा जाए बारडोली, तो बारडोली तो कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में है। और यदि हमें बांडोली कहा जाए, बांडोली पूछा जाए, बारडोली चित्तौड़ में, बांडोली कहां, सेलुम्बर में। ठीक है, अब क्लियर करना, बारडोली में तो क्या है, शिव मंदिर है, और बांडोली में क्या है, प्रताप की 8 खंभों वाली छतरी है। क्या है, 8 खंभों वाली छतरी है, ध्यान रखिएगा, 8 खंभों वाली छतरी है, ध्यान रख लेंगे ना। और ध्यान रखना, बारडोली चित्तौड़गढ़ वाले जो मंदिर हैं, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। और इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो क्लियर करना, मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है जगत अंबिका माता का मंदिर। ठीक है, जगत अंबिका माता का मंदिर कहां पे है, तो नागदा में है, नागदा उदयपुर में। और ध्यान रखिएगा, इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। और इसका निर्माण अलट के द्वारा, अंबिका माता वाला मंदिर अलट के द्वारा, अंबिका अलट के द्वारा निर्माण है वो करवाया गया है, 10वीं सदी के अंतर्गत निर्मित है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए किराड़ू के मंदिर, किराड़ू के मंदिरों का निर्माण कहां कर कहां है ये मंदिर, तो बाड़मेर में। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। अब ये चीज क्लियर कीजिएगा कि ये कौन सी शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में। और नागर शैली में बना हुआ हमसे पूछा जाए कि नवीनतम मंदिर कौन सा है, इंपॉर्टेंट बात है, तो आपका आंसर क्या होगा, किराड़ू के मंदिर होगा। नागर शैली में बना हुआ अंतिम मंदिर, नवीनतम मंदिर, तो आपके आंसर क्या होंगे, किराड़ू के मंदिर होंगे। और इन किराड़ू के मंदिरों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी किसे माना गया, मोहम्मद गोरी को माना गया। और पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया गया, अलाउद्दीन खिलजी को ठहराया गया। ठीक है, तो अच्छे अच्छे से हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट रहता है बंड देवरा मंदिर। तो बंड देवरा के जो मंदिर है वो कहां पे है, तो कहां है, बारां में है। तो ये ध्यान रखना साथियों, जो बंड देवरा होता है इसका मतलब होता है टूटा फूटा देवालय। क्या मतलब होता है, जो बड़ देवरा है इसका मतलब होता है टूटा फूटा देवालय। ठीक है, तो ये क्लियर करना कि ये जो मंदिर है ये हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है, या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि बड़ देवरा का मतलब टूटा फूटा देवालय होता है, अब कब से हम खजुराहो खजुराहो पढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिएगा साथियों, ऐसा मंदिर जिसके बाहर, यानी कि बाहरी आवरण में क्या हो, अश्लील मूर्तियां बनी हो, है ना। तो कौन सी मूर्तियां बनी हो, अश्लील मूर्तियां बनी हो। ठीक है, मूर्तियां, मंदिर के बाहरी जो दीवारें हैं उन पर क्या हो, अश्लील मूर्तियां बनी हो, वो क्या कहलाता है, खुजराहो कहलाता है ना। तो बन देवरा का मतलब टूटा फूटा देवालय, और खुजराहो का मतलब अश्लील मूर्तियां जो मंदिर के बाहर दीवारों पे बनी होती हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर करना। और ये जो मंदिर है ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में है बनेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ, है ना। चलिए जिक्र करते हैं कहां पे है। तो बनेश्वर धाम जो है, ये जो मंदिर है ये नेवरपुरा में है, या कहा जाता है नवाटापुरा में। ये आसपुर कहां पे रहता है, डूंगरपुर में रहता है। अब ये क्लियर करना कि ये सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पे है। कौन सी नदी है, माही नदी, है ना। और माही नदी है तो यहां मेला कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। माही नदी माघ पूर्णिमा को मेला। ठीक है, क्लियर करना। और इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। ये जो जगह है, यह जो धाम है, यह किससे संबंधित, संत मावजी से। कुछ याद कीजिए,
माही नदी, माघ पूर्णिमा, माव जी से संबंधित, यानी कि माँ माँ और माँ याद करना है बनेश्वर धाम में, है ना। तो माही नदी, माघ पूर्णिमा और संत माव जी से संबंधित है, ठीक है। तो सावला गांव डूंगरपुर जो है वो इनका जन्म स्थान रहता है संत माव जी का। और क्लियर कीजिएगा साथियों, संत माव जी को कल की अवतार माना जाता है। इनके द्वारा, संत माव जी के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जो कि निष्कलंक संप्रदाय कहलाता है। और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? चोपड़ा कहलाता है। कौन सा ग्रंथ कहलाता है? चोपड़ा कहलाता है साथियों, अच्छे से हमें याद रखना है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा। और ये जो शिवलिंग है ये 5 जगह से क्या है? खंडित है। अच्छे से हमें ध्यान रखना है। और इस धाम को प्रकाश में लाने का श्रेय, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, किसे जाता है? हरिदेव जोशी को जाता है, हमारे सीएम साहब हरिदेव जोशी को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सफलता का मूल मंत्र बाबू जी के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है उनके निर्देशन में। देखिए, सफलता का मूल मंत्र आज वर्तमान के गला काट प्रतिस्पर्धा का जो युग है, इस युग में बाम्बू सर हिंदी क्लासेस ऐप जो है वो आपके लिए सफलता का मूल मंत्र साबित हो सकती है। साथियों, इसमें वो अनुभवी टीम के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। हर एक टॉपिक का सार अर्क निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि आप इस जो वर्तमान में प्रतियोगिताओं, किस तरीके से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से समझ पाए। तो साथियों, आप बिल्कुल विभिन्न जो तत्कालीन जो भर्तियां चल रही हैं, एंट्रेंस परीक्षाएं, चाहे बीएसटीसी बीएड जो भर्तियां हैं, व्याख्याता, रीट, है ना, पशु परिचर, कोई भी कोर्स आप यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बाम्बू सर हिंदी क्लासेस के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने और देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्शन आज ही सुनिश्चित करें। ये छोटी-छोटी बातें आपको बाम्बू जी विद अपने साथ, है ना? ये हर एक ऐड में बाम्बू जी की तस्वीर का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये बंदा जो आपके साथ हमेशा आपको खड़ा हुआ मिलेगा, है ना? आपके साथ आपके उस संघर्ष, उस तैयारी के दौर में बिल्कुल आपके साथ रहेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, है ना? चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप व्याख्याता, बीएड, बीएसटीसी, चाहे शिक्षक भर्ती कोई भी, या महिला सुपरवाइजर, सब में आपके साथ है। ये सारे जो बैचेज़ हैं, पशु परिचर, ग्राम सेवक, मनोविज्ञान का स्पेशल बैच, हिंदी का, राजस्थान ज्योग्राफी का, तो सारे बैच में ये आपके साथ, ये हमारे बिल्कुल सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना? चाहे आप टेलीग्राम, यूट्यूब, है ना, फेसबुक, इंस्टा, आप सब पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो आप अच्छे से कोई भी डाउट होने पर आप हमसे बात करें, ठीक है? तो बिल्कुल साथियों, आज के सेशन में इतना सा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू साथियों।